बनारस का स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं, यादों और विरासत में बस जाता है। वेलकम टू अ वेरी स्पेशल पॉडकास्ट वेर वी सेलिब्रेट द स्टोरीज ऑफ पैशन, परजीवरेंस एंड पर्पस। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिलन केटरिंग के ओनर श्री यतेंद्र कथुरिया जी। सर का एक ऐसा नाम है जो बनारस में स्वाद, भरोसे और परंपरा का प्रतीक है। उनका सफ़र सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्वास, मेहनत और उत्कृष्टता की एक प्रतिक्रिया है। सर, इट्स ट्रूली एन ऑनर टू वेलकम यू एंड हैव अमंगस्ट अस। सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़, मिलन केटरिंग नाम रखने के पीछे क्या सोच थी? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस केटरिंग बिजनेस की शुरुआत आपके पिताजी के द्वारा की गई थी और बाद में आप दोनों भाइयों ने इसको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाने का अनुभव कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि मिलन जो ब्रांड है ये हमारे दादाजी ने, जब पार्टीशन से हमारे दादाजी लोग पाकिस्तान से आए थे और बनारस आके उन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारी पहली फर्म थी मिलन कोल्ड ड्रिंक्स, जो कि हमारे शहर के सारे लोग अच्छे से उसको जानते थे, उस मिलन नाम को। और उसके बाद फिर जब हमने केटरिंग बिजनेस स्टार्ट करना था तो मेरे फादर ने एक ये ब्रांड पुराना का नाम मिलन लिया। और साथ में मिलन का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग शादियों का जो इवेंट करते हैं तो दो परिवारों का मिलन होता है और एक उसी के साथ साथ ब्राइड और ग्रूम का भी मिलन होता है। ये दोनों चीज़ें मिला के हमने मिलन ब्रांड बनाया और केटरिंग की स्टार्ट करी। तो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आधुनिक स्वाद के साथ पारंपरिक पहचान को आप कैसे बनाए रखते हैं? आजकल फ्यूजन फूड का काफ़ी ट्रेंड हो रहा है, तो बनारस जैसे परंपरा से जुड़े रहने में फ्यूजन फूड कितना अडेप्टेबल हो जाता है? आजकल मैं आपको ये बताना चाहूँगा सबसे पहले कि जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो उस समय जो मेन्यू होता था शादी का वो 11 आइटम का होता था, जिसमें कि शुरुआत में कोल्ड ड्रिंक या नींबू पानी या रूह अफ़ज़ा, खस शरबत, इस टाइप की चीज़ें सर्व की जाती थी। और उस समय कोई चाट, कोई स्टार्टर, इस टाइप की चीज़ें कुछ भी नहीं सर्व होती थी। सीधे मेन कोर्स होता था और उसका भी फिक्स मेन्यू होता था, जिसमें कि एक शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, मिक्स वेजिटेबल और फिर पूड़ी कचौड़ी और राइस और सलाद और मीठे में गुलाब जामुन। फिर धीरे 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 करके इसमें चाट ऐड हुई, फिर कुछ इंटरनेशनल कुजीन ऐड हुई, फिर मीठे की क्वांटिटी बढ़ती गई, स्टार्टर्स ऐड हुए। आज उसी मेनू को हम 111 या 150 तक आइटम सर्व करते हैं। और इसके इतना करने के बाद भी अभी भी अब जो नया चैलेंज आया है कि हमारे सामने उस एक इवेंट में जैन जी से लेकर और 70-80 साल तक के बुजुर्ग भी वहाँ पर होते हैं। तो हम जब मेन्यू डिज़ाइन करते हैं तो हमें हर किसी के लिए ध्यान रखना पड़ता है कि जो उस पार्टी में आया है उसको उसके मन का आइटम मिले और वो उस पार्टी में आके कुछ खा के ही जाए। तो हमने इसको ऐसे मेन्यू डिज़ाइन करना शुरू किया कि अब जैसे आजकल के बच्चे मेन कोर्स नहीं पसंद करते, वो कहते हैं यार खाना तो हम रोज़ घर में खाते हैं, तो हम पार्टी में आए हो तो कुछ नया खाएं। तो आइटम्स जो हमने अभी तक सर्व किए, अब इसके ऊपर जाने के लिए हमने एक नई इनोवेशन करी कि उसमें जैसे हमने अगर मान लीजिए कि बूंदी है जो कि बहुत पुरानी आइटम है मीठे में, अब बूंदी परफेक्ट का मतलब है कि हम इसके साथ बूंदी के ऊपर मलाई या रबड़ी रख के उसको बेक करके उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ फ्लेक्स और केसर का अच्छी वो करके तो इसको हम लोग फ्यूज़न करके देते हैं। और यही चीज़ पहले सिर्फ बूंदी के रूप में सर्व होती थी। इसी तरीके से बहुत सारे आइटम हैं जो हमने फ्यूज़न करके देना शुरू किया है, जिसको आज की यंग जनरेशन बहुत पसंद करने लग गई है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिलन केटरिंग आज बनारस में एक बेहद भरोसेमंद ब्रांड है। क्या शुरुआत में बनारस के लोगों का भरोसा जीतने में कोई खास चुनौतियाँ आई? हाँ, जब हमारे फादर ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो सिटी के अंदर जो बड़े घराने हैं, जो बड़े परिवार हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनमें हमें जल्दी बिजनेस करने का, केटरिंग करने का मौका नहीं मिलता था। हमारे फादर ने शुरू से 2-3 चीज़ों पे बहुत विशेष ध्यान दिया, फोकस किया कि एक तो
अपनी जो भी डीलिंग है वो बिल्कुल क्लीन होगी। दूसरा, सर्विस हमारी वो बिल्कुल प्रॉम्प्ट होगी और फूड की क्वालिटी हमेशा एक तरीके से और अच्छी होगी। इन 3 चीज़ों को लेके हमारे फादर ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया और यही 3 चीज़ें हमारी इस बिज़नेस की धरोहर हैं, जिसकी वजह से आज हम बड़े बड़े ग्रुप जैसे सनबीम स्कूल्स हैं और झुनझुनवालाज हैं और बनारस के और भी बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, जहाँ की हमारी ऑफिसेज में भी और डोमेस्टिक उनके घरों में भी जितनी भी केटरिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ मिलन ही करेगा। तो सर, जैसा कि हम जानते हैं कि बड़ी बड़ी शादियां जो होती हैं, बड़े बड़े इवेंट्स जो होते हैं, उसमें तो कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ हाइजीन का प्रॉब्लम हो जाता है या मिसमैनेजमेंट हो जाता है। तो उस चीज़ को और एक बड़ी टीम को हैंडल में आप क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं? देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए आप एक ट्री बनाते हैं। उस ट्री में आप एमडी हैं, एमडी के बाद आपका सीईओ है, उसके बाद नीचे की पूरे लोग हैं। आप सारा काम आप खुद नहीं कर सकते, तो आपको एक ट्री लेके चलना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि आपके नीचे के लोग आपके बिजनेस के जो पार्ट्स हैं, जो बिजनेस की डिमांड्स हैं, उसको वो डिवाइड करके सब अपनी अपनी जिम्मेदारी को देखते हैं, करते हैं। और उसको अच्छे से करने से क्या होता है कि जब ये हम ट्री बनाते हैं तो उसमें हर किसी का अपना अपना एक एक वर्क होता है, सबके डिपार्टमेंट्स होते हैं। उस डिपार्टमेंट को वो खुद भी करता है और अपने से नीचे लोगों को से करवाता भी है। तो अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो हम कभी भी फेल्योर नहीं होंगे। ओके सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने एक पॉडकास्ट में हमने सुना था कि बड़े इवेंट में 200-400 लोगों की टीम काम करती है। सर, इतनी बड़ी टीम को मैनेज करना, स्टैंडर्ड मेंटेन करना, ये कैसे पॉसिबल होता है? देखिए, ये मैंने अभी पीछे आपको ये बताया कि एक व्यक्ति या एक पर्सन के बस का ये नहीं होता है इतना बड़ा इवेंट। तो हमारे मैनेजर्स हैं, हमारे मैनेजर्स के नीचे उनके सपोर्टर्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए और भी टीम होती है। तो सबको उनका वर्क शुरू से ही, जब हम एक किसी इवेंट को लेते हैं और उसकी एक ब्रीफिंग जब हम करते हैं, तो हम उस ब्रीफिंग में अपने जो भी हमारे मैनेजर्स हैं और जो भी हमारे और को वर्कर्स हैं, उनको हम उनकी ड्यूटी उसी समय बताते हैं कि आपने शुरुआत में अगर हम कहते हैं वेलकम करना है, तो जो वेटर्स हैं, जो स्टीवर्ड्स हैं, उनके भी हेड्स होते हैं। जो हमारे फूड प्रिपरेशन वाले, प्रोडक्शन वाले लोग हैं, उनके ऊपर भी शेफ्स हैं, उनके शेफ्स के नीचे उनके जूनियर शेफ्स हैं। तो ये सारे लोग अपनी अपनी अपने अंडर की टीम को गाइड करते हैं और कितनी भी बड़ा प्रोग्राम हो, कितने भी लोग हों, उनको पार्टली जो है चीज़ों को बांट के हम लोग डिवाइड करके सबसे काम लेते हैं। ओके सर, बनारस में केटरिंग इंडस्ट्री के समय के साथ क्या बदलाव आए? क्या आज के ग्राहकों की अपेक्षाएं प्रेजेंटेशन, वैरायटी और एक्सपीरियंस को लेकर बदल चुकी है? हाँ, एक्चुअली जैसे हम बात करें अगर वाराणसी शहर की, तो हम लोग वैसे विरासत तो हमारी बहुत पुरानी है, सब कुछ बहुत पुराना है। बट आज अगर हम नोवेल्टी की बात करें, तो जो भी चीज़ें हमारी इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें आती हैं, वो पहले मेट्रो सिटी से आती हैं। मेट्रो सिटी को फॉरेन से वो चीज़ें मिलती हैं। तो मेट्रो सिटी से जब हमारे बनारस के जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो बनारस के लोग दूसरी जगह पे जाके वेडिंग्स अटेंड करते हैं या इवेंट्स अटेंड करते हैं, तो वहाँ से वो चीज़ें पिक्स में या आप ये कह लीजिए कि वो वीडियो में या वैसे करके लेके आते हैं। तो जब वो लेके आते हैं तो वो चाहते हैं कि उनके खुद के इवेंट में वो चीज़ कैसे हो पाए। तो उसके लिए हम लोग हमेशा अपने को तैयार करते हैं, हम R&D करते रहते हैं। जैसा कि वो अगर पहले लेके आते तो उससे पहले हमारी अपनी एक टीम होती है जो कि इसके ऊपर पहले से R&D करती है और क्या दुनिया में नया आ रहा है, क्या आने वाला है और क्या आ चुका है, उसको कैसे हम अपने शहर में लाएं और अपने शहर के जो क्लाइंट्स हैं उनको कैसे हम ये चीज़ सर्व करें, इसके लिए हम हमेशा इस पे वर्क करते रहते हैं। और जिसकी वजह से हम जो भी चीज़ें विदेशों में या अपने देश में मेट्रो सिटीज़ में नई नई आती हैं, हम लोग उनको जो है R&D करके और उन पे पूरी रिसर्च करके और आप तक उसको लेके आते हैं। ओके सर, ग्राहकों की फीडबैक चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसे आप कैसे हैंडल करते हैं? या मैं ऐसे बोलूँ, क्या फीडबैक ने कभी आपको बिजनेस को बेहतर दिशा दी है? हाँ, बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ कि कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट।
ग्राहकों की जो भी बात होती है, जो भी कंप्लेंट्स होती है या वो कोई सजेशन देते हैं, तो इसको कभी भी हमको अपनी ईगो पे नहीं लेना चाहिए। हमेशा हमको ये देखना चाहिए कि आज कोई भी चीज़ है, किसी भी बिज़नेस को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ टिप्स मिलते रहते हैं। हो सकता है कि वो कस्टमर जो हमारी जो चीज़ें हम नहीं देख पा रहे हैं या जहाँ तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो कस्टमर अगर हमें बता रहा है तो उसको वेलकम करना चाहिए और जो उसकी बताई हुई अच्छी चीज़ें हैं उसको अडॉप्ट करना चाहिए और जो चीज़ आप कर रहे हैं या कर चुके हैं या अच्छा नहीं लग रहा है उसको आप छोड़ दीजिए, इग्नोर करिए। सर, फूड बिजनेस में नए उद्यमों के को किन गलतियों के बचाना चाहिए हम लोग को? लाइक जब हम कुछ नया प्रोसेस लाते हैं, स्पेशली फूडिंग बिजनेस की अगर मैं बात करूँ, तो काफ़ी चैलेंजेस आ जाते हैं हमारे पास। ये चीज़ मैनेज होना है, फूड की हाइजीन पे होना चाहिए, कस्टमर को हमारा फूड पसंद आना चाहिए। तो उस तरह से आप कैसे संभालते हैं उस चीज़ को? देखिए, मैं जब इस बिज़नेस में आया था तो मेरे फादर केटरिंग बिजनेस में थे, तो मैंने कभी और किसी बिजनेस के बारे में सोचा ही नहीं। मुझे लगा कि नहीं, जो फादर हमारे ये बिजनेस कर रहे हैं इसको ही हमको आगे बढ़ाना है, इसमें और नई चीज़ें जोड़नी है, नया कुछ करना है और बिजनेस को बढ़ाना है। आज की जनरेशन में ये बहुत बड़ा एक चेंज आया है कि कोई भी कुछ भी करने लग जाता है। उसके पीछे जो भी अगर वो फ्लॉप होते हैं या वो लॉस में जाते हैं या बिजनेस बंद हो जाता है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि उनका रिसर्च नहीं है उस पे। उन्होंने कभी उसके बारे में कोई कोर्सेस नहीं किए, उन्होंने कोई उसकी स्टडी नहीं करी, उन्होंने कोई रिसर्च नहीं किया। उन्होंने देखा कि बस सामने वाले का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, चलो हम भी यही कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, आपका जो पेरेंटल बिजनेस है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, आपको लगता है कि कुछ नया करना है तो उसी से रिलेटेड कुछ करिए। उस बिजनेस को तो आप बढ़ाते रहिए, उसके साथ साथ कुछ करिए। ना कि आप बिल्कुल से कोई नए बिजनेस में आके और नए तरीके से, क्योंकि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए 1000 दिन चाहिए होते हैं। पहले आप खुद सीखते हैं, फिर अपनी अपनी टीम से, अपने साथ के लोगों से उसको एट पार पे जाते हैं। आपका जो तीसरा साल होता है तब जाके आप उसमें कुछ आप कमाना शुरू करते हैं। तो आपका 3 साल ये ऐसे निकल जाता है, फिर आप किसी दूसरे बिजनेस में जाते हैं, फिर और 3 साल आपका निकल गया। तो आपकी जो बिजनेस की जो आपकी लाइफ है वो आपकी कम होती जाती है और बिजनेस करने की लाइफ आपकी कम होती जाती है। जब आप खुद सीख पाते हैं तब तक आप बिजनेस चेंज कर देते हैं। तो ये हमेशा जो है लॉस, या आप ये कह लीजिए कि जब आपने किसी बिजनेस को ढंग से सीखा ही नहीं, उसके बारे में समझा ही नहीं, तो आपको हाइजीन या ये सब तो बहुत बात की चीज़ है। पहले तो उसके लिए आपको खुद को सीखना बहुत ज़रूरी है। सो सर, अगर आपको न्यू जनरेशन या जेन ज़ी स्टूडेंट्स, बच्चे या तो आज की यूथ है, उनको अगर एक मैसेज देना होगा कि अगर आपको न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना है, न्यू स्टार्टअप स्टार्ट करना है, या फिर आपकी जो पेरेंटल बिज़नेस है उसको आगे बढ़ाना है, तो उस चीज़ के लिए आप क्या मैसेज देंगे? उसके लिए मैं आपको सिर्फ 3 बातें बोलूँगा। एक, धैर्य, पेशेंस, अनुशासन, डिसिप्लिन और इनोवेशन। इन 3 चीज़ों को आप अगर हम अपने साथ रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, तो हमेशा आप प्रोग्रेस करेंगे और सक्सेस रहेंगे। ओके सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आपने जब परिवार की तीसरी पीढ़ी है आपकी है, तो मिलन केटरिंग से जुड़ चुकी है आपकी तीसरी पीढ़ी। तो आमतौर पर अलग अलग पीढ़ियों की सोच, विस्तार की रणनीति और स्वाद को लेकर अलग दृष्टिकोण होता है, वो डिफरेंस ला देता है उस चीज़ में। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या युवा पीढ़ी को जुड़ने में मिलन केटरिंग के साथ व्यवसाय में ग्रोथ या एक्सपेंशन हुआ है? हाँ, मैं आपको पहले बताया था मैंने अपने इसमें कि हम जब इस बिज़नेस में आए थे तो ये मेरा पेरेंटल बिज़नेस था। हम फादर के साथ आके जुड़े और हम ये काम करना शुरू किए। हमने कोई इसकी स्टडी नहीं करी, कोई हमने इसके एजुकेशन नहीं ली थी। नेक्स्ट जो हमारी जनरेशन आई तो हमने सबसे पहले उनको IHM कराया, होटल मैनेजमेंट का एक उनको ग्रेजुएशन कराया उनको, और उसके बाद उनको बिजनेस में लाए। तो बट नेचुरल है कि जब वो किसी चीज़ की प्रॉपर स्टडी करके आए हैं तो उनका माइंडसेट जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से है। और फिर अगर वो बिजनेस में आए हैं तो वो दादा को भी देखा उन्होंने, अपने पापा को भी देखा, फादर को भी देखा। तो अब उनके अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि वो अपने दादा, अपने फादर से हट के क्या करें, क्योंकि उनको भी जस्टिफाई करना है कि हम अगर इस बिज़नेस में आए, अगर ये बिज़नेस हमें करना है तो हम उस बिज़नेस को अपने जो हमारा उनके एज का जो सर्कल है, जो उनके एज ग्रुप के लोग हैं, उनको क्या चीज़ कैसे चाहिए वो उनको पता है।
तो वो एक थर्ड जनरेशन जो है, जो हमारी अब इन्वॉल्व हुई है, वो उस नज़रिए से सोच रही है उन चीज़ों को कि अपने को भी जस्टिफाई करना है। और आज के दौर में, जो आज का जो दौर चल रहा है, जिसमें कि चीज़ें लोगों को पुरानी अब नहीं पसंद आ रही हैं और रोज़ कुछ नई चीज़ चाहिए, इसको करने के लिए वो हमेशा आगे रहते हैं, हमारी जो थर्ड जनरेशन है, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। Okay. So now we have rapid fire round. So my first question is, एक बनारसी डिश जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। मटर चूड़ा। सर्दियों में जब ताज़े मटर आते हैं तो तब से लेकर और जब तक मटर रहता है, हम लगभग डेली चूड़ा मटर खाते हैं। ओके। एंड अब तक का सबसे बड़ा इवेंट? अब तक का सबसे बड़ा इवेंट हमने बलिया में, एक रसड़ा जगह है जिसके बीएसपी के एमएलए श्री उमा शंकर सिंह जी हैं, उनके बेटे का हमने रिसेप्शन किया था, जिसमें कि हम 2 कैटरर थे बनारस के। तो वहाँ पे 1 लाख लोग थे, जिसमें कि 50,000 लोगों को कैटर हमने करना था और 50,000 को उन्होंने करना था। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और जनरली इतने बड़े इवेंट पे लोगों का ये होता है कि मेन्यू बहुत छोटा होता है, बट मेरे लिए, जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमें वहाँ पे वेलकम ड्रिंक से लेकर, स्टार्टर से लेकर, चाट, चाइनीज़, फ्रूट्स, हर चीज़ वहाँ पे हमने उन 50,000 लोगों को सर्व किया, जो हमारे लिए चैलेंज भी था और हम बहुत सक्सेसफुल रहे। ओके सर, अभी आयोजन के चाय में, लाइक आपको इवेंट्स में चाय पसंद है या कॉफ़ी? कुल्हड़ वाली चाय। कुल्हड़ वाली चाय। ओके। मिलन केटरिंग को परिभाषित करने वाला एक शब्द? रिलायबल। ओके, सो व्हाई सो रिलायबल? क्योंकि अभी तक हमने जब से हम ये हमारे दादाजी ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, तो तब से लेकर, हमारे फादर से लेकर और हमारे से लेकर, और अब हमारी जो 4th जनरेशन है, तो इन सब के साथ, और हमारे जो क्लाइंट हैं, जो हमने अभी तक लोगों के अंदर एक भरोसा दिया कि अगर आपने अपनी केटरिंग, अगर अपने इवेंट की केटरिंग हमें दी है, तो आप हमारे पार्ट से फ्री हो जाइए। क्योंकि शादी या किसी भी इवेंट का ये एक फूडिंग पार्ट जो है, वो बहुत बड़ा पार्ट होता है। आप बहुत अच्छी से अच्छी डेकोरेशन करा लीजिए, बहुत अच्छे से अच्छा कुछ ड्रेसअप कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन अगर फूड अच्छा नहीं है उस पार्टी में, तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं है। तो हमने ये सबके अपने क्लाइंट्स के अंदर और लोगों के अंदर एक विश्वास दिया सबको कि हम जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे और आपकी सोच से ऊपर करेंगे। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन रैपिड फायर राउंड का। युवा उद्यमियों के लिए एक पंक्ति में सलाह? सबसे पहले तो बिजनेस स्टार्ट करने के साथ साथ उनके अंदर पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस के साथ साथ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, और डिसिप्लिन के साथ साथ कुछ नया करने का जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए। सर, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस टुडे। सर, आपकी कहानी ये दिखाती है कि मेहनत, मूल्य और निरंतरता से कैसे एक स्थानीय व्यवसाय को विश्वसनीय ब्रांड बनाया जा सकता है। मिलते हैं एक अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।